हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और उनकी प्राप्तियाँ। ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर इस पार्ट 2 को देखें। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो पार्ट 2 में जो पहला टॉपिक है वो है 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1999। यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और जब से जो पंचवर्षीय योजना चली थी या आर्थिक नियोजन जो चलाया गया था वो 1991 तक, स्वतंत्रता से लेकर 1991 तक वो जो आर्थिक नीति थी, जो नियोजन था, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थे, वो जानेंगे हम। 1991 तक के नियोजन की जो पहली विशेषता थी वो पहली विशेषता थी सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या था, बहुत ज़्यादा भरोसा रखा गया था। क्या था कि भारत में भले ही स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन 1991 से पहले आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया 1991 तक की आर्थिक नीतियों में। जैसे उदाहरण के लिए 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए। सरकार के लिए कितने? 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए, जबकि निजी क्षेत्र के लिए केवल 12 उद्योग सुरक्षित रखे गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो उस समय जो भरोसा था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर ज़्यादा किया गया उस आर्थिक नीति में, 1991 तक की आर्थिक नीति में। दूसरी विशेषता है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या था कि निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास किया जा रहा था, यानी जो निजी क्षेत्र है उनको उनको विकास तो करने दे रहे थे, लेकिन जो विकास था वो लिमिट में था। क्या था कि सन 1991 से पहले की आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए गए। उदाहरण के लिए औद्योगिक अधिनियम 1948 के अनुसार अधिकतर उद्योगों को अपनी स्थापना के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी अधिकतर जो निजी क्षेत्र थे उनको क्या करना पड़ता था, अगर उन्हें बिजनेस करना है, अगर उन्हें अपना उद्योग स्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था और उसका पंजीकरण भी कराना पड़ता था। इसी प्रकार एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अनुसार उद्योगों के विस्तार पर कई पाबंदियां लगा दी गई। प्रमुख विचार ये था कि निजी उद्यमियों द्वारा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की अनुमति ना दी जाए। यानी जो नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, उनका साफ सीधा एक ही लक्ष्य था कि बस निजी क्षेत्र को विकास तो ठीक है, उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करने देंगे विकास। ये उनका एक अलग से मोटिव था। जो मुख्य विशेषता थी वो थी छोटे पैमानों के उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। क्या था कि एक और जहां बड़े पैमाने के उद्योगों का एमआरटीपी द्वारा नियमन किया गया, यानी बड़े पैमानों का क्या किया गया, नियमन किया गया अधिनियम लगा लगा के, और वहीं दूसरी ओर छोटे पैमानों के उद्योगों का कई प्रकार से संरक्षण किया गया। उत्पादन के कई क्षेत्र लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिए गए। यानी लघु उद्योग के लिए उत्पादन के कई क्षेत्र भी आरक्षित कर दिए गए, और बड़े पैमाने के जो उद्योग थे उनके लिए उन पे क्या करा, अधिनियम पे अधिनियम लगाए गए। लाइसेंस चाहिए, पंजीकरण करना चाहिए, ये सब लगाते गए। लघु उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई। लघु उद्योग को
लघु लघु उद्योग की बनी वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रोत्साहित करने के लिए अनेक बोर्ड जैसे हथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। यानी लघु उद्योग के लिए इतना कुछ किया गया, क्योंकि इससे विशेषता यही थी कि लघु उद्योग को बढ़ाना है, लघु उद्योग का संरक्षण करना है, और बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं उन पर ध्यान ही नहीं देना। साफ सीधा मतलब ये है। अगली मुख्य विशेषता थी सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सामरिक महत्व के उद्योग होते क्या हैं ये देखते पहले। सामरिक महत्व के उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो सामरिक वस्तु उत्पादन में व्यापक मध्यवर्ती का काम करती है। सामरिक महत्व के उद्योग उद्योग होते क्या है? वो उद्योग जो क्या करते हो, जो ऐसी चीज बनाते हो जो हर एक वस्तु के उत्पादन में काम आती है। हर एक वस्तु के उत्पादन में उसका यूज होना ही है ज्यादातर। ऐसी कौन सी वस्तु है हो सकती है? जैसे बिजली हो गया। बिजली क्या है? बिजली ज्यादातर वस्तुओं के उत्पादन में काम आती है। अगर आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है, मशीन चलाओ, मशीन किससे चलेगी? बिजली से। तो ये जो बिजली है वही इसी का जो उत्पादन करती है, वो उद्योग क्या कहलाती है? सामरिक उद्योग, सामरिक महत्व के उद्योग। जैसे बिजली हो गया, उत्पादन हो गया, इंजीनियरिंग वस्तु के उद्योग हो गए, या लोहा या इस्पात हो गया, ये सब क्या है? सामरिक महत्व के उद्योग हैं। इसीलिए इनके विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की नीति अपनाई गई थी। अगली मुख्य विशेषता थी बचत तथा निवेश पर बल। थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या था? बचत तथा निवेश की पहचान जो थी वो आर्थिक समृद्धि के मुख्य निर्धारकों के रूप में की गई। यानी ये माना जाता था कि बचत और निवेश ही एक ऐसी चीज है जो आर्थिक समृद्धि का निर्धारक है। अगर बचत और निवेश अच्छा है तो आर्थिक समृद्धि भी क्या होगी? अच्छी होगी। बचतकर्ताओं को इसके लिए क्या किया गया फिर? बचतकर्ताओं को ब्याज की ऊंचे दरें दी गई। यानी जो सेविंग करते थे उनको क्या किया गया? उनको ब्याज की ऊंची दरें दी गई। जबकि निवेश को आर्थिक सहायता एवं पूंजी अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यानी जो बचत करते हैं उनको क्या किया गया? ज्यादा ब्याज दिया गया, भाई रखो पैसा, हम ब्याज देंगे तुम्हें ज्यादा। और दूसरा ये कि जो निवेश कर रहा है उसको और सहायता दी कि ले भाई हमसे भी पैसे ले तू और निवेश कर, और पूंजी का अनुदान किया ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए क्या कर गया? बचत और निवेश दोनों पर बल दिया गया। ये आर्थिक नीति थी। अगली मुख्य विशेषता थी विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण दिया गया। आयातों में ऊंची दर पर आयात शुल्क तथा प्रतिबंध लगाए गए। यानी घरेलू उद्योग जो था, जो भारत का ही जो उद्योग था वहाँ का, उनको क्या किया गया? उनको विदेशी प्रतियोगिता से हमेशा बचाने की कोशिश की गई, हमेशा संरक्षण देने की कोशिश की गई। और क्या किया? आयातों पर क्या किया? ऊंची दर पर आयात शुल्क लगाया और प्रतिबंध भी लगाए गए, ताकि जो घरेलू उद्योग है उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव वस्तु हमारे देश में ना आ पाए, कोई भी हमारे घरेलू उद्योग से कंपटीशन ना कर पाए। इसलिए क्या किया गया? आयात पर ऊंची दर पर शुल्क लगाया गया। अगली विशेषता थी आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल दिया गया। आयात प्रतिस्थापन होता क्या है? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन किया जाए। समझ गए? यानी वो वस्तु जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसकी जगह हम उस वस्तु को हम अपने ही देश में बनाएं। इसका सीधा यही चीज क्या कहलाती है? आयात प्रतिस्थापन। यानी जो चीज हम आयात कर रहे हैं, जो वस्तु हम मंगा रहे हैं, उसको हम अपने ही देश में बनाएं। तो इससे क्या? जिससे विदेशों से उनका आयात नहीं करना पड़े। जब हम उस वस्तु को अपने ही यहाँ बनाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? वहां से आयात, यानी बाहर से उस वस्तु को मंगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल दिए जाने की नीति थी। ये विशेषता थी आर्थिक नीति की। अगली मुख्य विशेषता थी विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। क्या था
कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। एक और अधिनियम लागू कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में, एफडीआई की तुलना में विदेशों से ऋणों को अधिक प्राथमिकता दी गई। यानी बाहर से जो निवेश करने वाले थे उनको निवेश नहीं करने दिया कि आओ भाई हमारे यहाँ निवेश करो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं करने देंगे निवेश। लेकिन ये क्या था कि विदेशों से ऋण ले रहे थे कि हाँ ठीक है, हम आपसे ऋण यानी लोन लेंगे, लेकिन हम आपको अपने देश में निवेश नहीं करने देंगे। उस पर बल दिया गया। नियोजन की यानी आर्थिक नीति की विशेषताएं तो हमने देखी, लेकिन अब हम देखेंगे जो विशेषताएं थी, जो गोल्स थे, वो हमें मिल पाए कि नहीं, उनको हमने अचीव किया कि नहीं। नियोजन के लक्ष्यों की उपलब्धि देखेंगे, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे। जो पहली उपलब्धि है वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल, भारत में आर्थिक नियोजन से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आय में 10.5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसत 5% प्रतिवर्ष रही है। यद्यपि राष्ट्रीय आय की वास्तविक दर उसके लक्ष्य से तो कम रही, लेकिन इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की गतिहीनता और दुष्चक्र टूटने में काफ़ी सहायता मिली। यानी जो लक्ष्य था वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि जो हमारे अर्थव्यवस्था की जो गतिहीनता थी वो अब नहीं रही। अगली जो उपलब्धि थी वो थी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। क्या था, स्वतंत्रता से पहले प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि दर केवल नाम मात्र की थी, लेकिन योजना की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 3% प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 1951 से 2013 की अवधि के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 3% प्रतिवर्ष रही है। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि योजना के दौरान न केवल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, बल्कि ये वृद्धि देश की जनसंख्या की वृद्धि से भी अधिक तेज हुई। यानी जो वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति आय से हमें ये पता चल रहा है कि जो वृद्धि हुई वो क्या थी, देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से भी अधिक वृद्धि थी। इसलिए जीडीपी तथा जनसंख्या के आकार के बीच के अनुपात में वृद्धि हुई, और जब इन दोनों के अनुपात में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं के प्रति व्यक्ति तो वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति उपलब्धता के रूप में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। यानी जीडीपी में जो वृद्धि हुई या प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई, उससे क्या हुआ कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, क्योंकि जो वृद्धि थी वो जनसंख्या के आकार से अधिक वृद्धि थी जीडीपी की। तो अगली जो मुख्य उपलब्धि है वो है पूंजी निर्माण के दर में वृद्धि, राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या था, पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में पूंजी निर्माण की दर में बहुत वृद्धि हुई। बिल्कुल, पूंजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश की दर पर निर्भर करती है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में बचत तथा निवेश की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 से 51 की बचत दर राष्ट्रीय आय का 8.6% थी,
पहली योजना के अंत तक ये बढ़कर 12.3% हो गई। इस आंकड़े से हमें पता चलता है कि पूंजी जो थी, पूंजी निर्माण की जो दर थी उसमें वृद्धि हुई, जो एक लक्ष्य की उपलब्धि है। अगली जो मुख्य उपलब्धि है वो है कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। क्या था कि कृषि में संस्थागत और तकनीक दोनों में परिवर्तन हुआ, तो इससे क्या हुआ, विकास हुआ। कैसे, वो देखते हैं। पहला देखते हैं संस्थागत परिवर्तन क्या था। कृषि में भूमि सुधार, ये एक संस्थागत परिवर्तन था। पहला क्या था, राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया। यानी जो भूमि जोतने वाले किसान थे और जो सरकार थी, उनके बीच जो मध्यस्थ थे, जो बीच के थे लोग, उनका क्या हो गया, वो बिल्कुल हट ही गए इससे, संस्थागत तकनीक, संस्थागत परिवर्तन से। लगानों का आधुनिकीकरण तथा नियमितीकरण किया गया। लगान जो थे, यानी जो टैक्स थे, वो अब नए तौर से लगाए गए। जो पुराने वाले टैक्स थे उनको हटा दिया गया था। तीसरा, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा एवं भूमि का पुनः वितरण। और चौथा, जोतों की चकबंदी द्वारा जोत आकार को इष्टतम बनाना, यानी चकबंदी करके, यानी जो टुकड़ों में बटी हुई जमीन थी उनको एक जगह ला के सही से करके उसको एक बढ़िया बढ़िया जो जमीन होती है, जो अच्छे से खेती कर सकते हैं, उसको करा गया चकबंदी के द्वारा। तो ये संस्थागत परिवर्तन था। अब देखते हैं तकनीकी परिवर्तन। क्या है तकनीकी परिवर्तन, यानी प्रौद्योगिकी रूपांतरण। क्या था, सन 1966 में कृषि में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी रूपांतरण हुआ। इससे कृषि उत्पादकता तथा उत्पादन में क्रांतिपूर्ण वृद्धि आई। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इससे क्या हुआ, उत्पादन में क्या हुआ, कृषि उत्पादन में क्या हुआ, क्रांतिपूर्ण वृद्धि आई। और इसी क्रांतिपूर्ण वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। 1951 से 52 में अनाज का उत्पादन 550 लाख टन हुआ था, ठीक है। लेकिन 2013 से 14 में ये बढ़कर 2648 लाख टन हो गया। देखो कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने से। योजनाओं की अवधि में कृषि उत्पादन के विकास की दर औसतन 2.8% प्रति वर्ष रही है। खाद्यान्न के उत्पादन में भारत अब लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। अगली जो मुख्य उपलब्धि है वो है उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। योजनाओं के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता मिली है। देश में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, मशीनरी हो गया, खाद्य रसायन हो गया, इनका क्या हुआ, समय के साथ काफ़ी विकास हुआ है। उपभोग उद्योग के क्षेत्र में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। उद्योगों का विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण किया गया है। औद्योगिक उत्पादन की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था संसार की 5वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। योजना की अवधि में औद्योगिक उत्पादन का विकास दर 7% प्रतिवर्ष रहा है। और 11वीं योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.2% थी। और 12वीं योजना में 7.6% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। यानी साफ सीधा ये है कि जब उन स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक जो क्षेत्र था उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। वो सिर्फ इसी एक लाइन से समझ में आता है, जो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। अगली मुख्य उपलब्धि है आर्थिक आधारिक संरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या था कि यातायात के संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली, बैंकिंग, बीमा सुविधाएं आर्थिक आधारिक संरचना के मुख्य तत्व हैं। आर्थिक आधारिक संरचना के मुख्य तत्व हैं ये क्या क्या, यातायात के संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली, बैंकिंग, बीमा सुविधाएं, ये सब क्या है, आर्थिक आधारिक संरचना के मुख्य तत्व हैं। योजनाओं की अवधि में बुनियादी आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे 1950 से 51 के दौरान 128 करोड़ यात्रियों ने रेल परिवहन की सुविधा प्राप्त की। यानी 1950 से 51 जब देश आज़ाद हुआ था तब कितने लोगों ने यात्रा की ट्रेन में, 128 करोड़ ने। और यही संख्या 2012 से 13 में बढ़कर 842 करोड़ हो गई।
सन 1950 से 51 में बिजली के उत्पादन की संस्थापित क्षमता 2300 मेगावाट थी, और यही बढ़कर 2013 से 14 में कितनी हो गई? 2,43,000 मेगावाट हो गई। अगली जो मुख्य उपलब्धि है वो है सामाजिक आधारिक संरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने आर्थिक आधारिक संरचना देख ली, अब सामाजिक आधारिक संरचना देखते हैं। क्या सामाजिक आधारिक संरचना होती क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षाएं, ये सब क्या है? सामाजिक आधारिक संरचना में आती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं देश की सामाजिक आधारिक संरचना के मुख्य प्राचल हैं। समय के साथ इनमें काफी विकास हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप मृत्यु दर 1951 में 27 प्रति हजार की तुलना में 2012 में घटकर 7 प्रति हजार रह गई है। दूसरा, औसत आयु 1951 में 32 वर्ष थी और 2012 में कितनी हो गई? 66 वर्ष हो गई। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ तक शिक्षा सुविधाओं का संबंध है, वो 1951 में स्कूल में जाने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है और कॉलेज में ये संख्या 5 गुना बढ़ गई है। यानी जितने बच्चे 1951 में जाते थे स्कूल, वो आज उनसे 3 गुना ज़्यादा बच्चे आज स्कूल आज के समय में जाते हैं और 5 गुना ज़्यादा बच्चे कॉलेज जाते हैं। अगला मुख्य विषय है रोजगार। रोजगार में उपलब्धि क्या था कि योजना की अवधि में रोजगार के अवसर बढ़ाने के काफ़ी प्रयत्न किए गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही रोजगार बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कई रोजगार योजनाओं की शुरुआत की। 11वीं योजना के दौरान बेरोजगारी की दर 5.6% रह गई और 2004 से 5 में 5.6% थी। 12वीं योजना में सरकार द्वारा 5 करोड़ रोजगार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगली जो उपलब्धि थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण तथा मूल्य विशेष में वृद्धि हुई। 1948 से 49 में विदेशी व्यापार का मूल्य 792 करोड़ था, लेकिन वही 2013 से 14 में बढ़कर 46,20,445 करोड़ हो गया। समझ सकते हैं। इसमें निर्यातों का मूल्य 19,05,011 करोड़ तथा आयातों का मूल्य 27,15,434 करोड़ था। ये भारत में एक उभरते औद्योगिक ढांचे का संकेत है। इन आंकड़ों से साफ साफ पता चलता है कि देश ने कितना विकास किया। नियोजन की उपलब्धता तो हमने देख ली कि हमने क्या क्या हमारे लक्ष्य थे और क्या क्या हमें मिला, क्या क्या हमने प्राप्तियां की। लेकिन अब हम देखेंगे नियोजन की असफलताएं, फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। यानी ऐसे कौन कौन से लक्ष्य थे जो हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो पहली जो असफलता है वो है दयनीय निर्धनता। क्या था? नियोजन का केंद्रीय विषय था, सेंट्रल जो थीम था वो था निर्धनता का उन्मूलन। लेकिन जिस स्थिति में अब हम खड़े हैं वो निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है कि एक औसत व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2508 कैलोरी भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जबकि भारत में केवल 2400 कैलोरी उपलब्ध ही हो पाती है हर एक औसत व्यक्ति को। भारत में जनसंख्या का लगभग 25% भाग अब भी निर्धनता रेखा से नीचे है और ये अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें भोजन, निवास या वस्त्र सहित जीवन की मौलिक वस्तुएं भी सही से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विश्व के लगभग 50% जो निर्धन है वो नितांत रूप से भारत में ही रह रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश गरीबी को हटाने में असफल रहा। जो नियोजन था वो गरीबी को हटाने में असफल रहा, हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। अगली जो मुख्य असफलता थी वो थी निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति, माउंटिंग इन्फ्लेशन। क्या था? निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण
लोगों की वास्तविक आय में घटने की प्रवृत्ति हो गई। धनी तथा निर्धन के बीच आर्थिक विभाजन बढ़ने लगा, यानी गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। केवल पहली योजना ऐसा अपवाद है जिसमें कीमत स्तर कम हुआ। सिर्फ पहली योजना में यानी क्या हुआ, वस्तुओं की कीमत कम हुई, लेकिन दूसरी योजना में कीमत स्तर में 6.2% प्रति वर्ष की औसतन वृद्धि हुई है। 12वीं योजना के प्रथम 2 वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर जो थी वो 7.35% तथा 6% थी। इससे समझ सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति थी वो कितनी अधिक थी, और ये इस लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाए, मुद्रास्फीति को सही से नहीं रोक पाए। तीसरी जो असफलता थी नियोजन की वो है बेरोजगारी संकट, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर का सृजन करने के बावजूद भी बेरोजगारी की चुनौती कभी कम नहीं हुई। बेरोजगारी में वृद्धि निर्मम अनुपात में बढ़ने लगी है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 53 लाख लोग बेरोजगार थे, लेकिन 11वीं योजना के अंत में इनकी संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई। पिछले 5 वर्षों में रोजगार के अवसर 0.1% से बढ़े हैं बस। इस कारण भारत में बेरोजगारी का एक संकट के रूप में आ रही है। यह देश में सामाजिक अशांति के गंभीर कारण के रूप में उभर रही है और विकास की प्रक्रिया के लिए खतरा बनती जा रही है। जो अभी जो संकट है बेरोजगारी का, वो एक सबसे बड़ी समस्या हुई पड़ी है और ये एक बहुत बड़ी असफलता है नियोजन के लिए। अगली जो असफलता थी नियोजन की वो है अपूर्ण आधारिक संरचना, डिफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नियोजन के 62 वर्ष होने के बावजूद भी आधारिक संरचना, जिसमें बिजली, सड़क, डैम, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज या अस्पताल ये सब शामिल हैं, का विकास अपर्याप्त है, यानी अभी भी सही से नहीं हुआ है 62 वर्ष होने के बावजूद भी। इसके फलस्वरूप वास्तविक विकास संवृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। विशेष रूप से बिजली का अभाव देश के संपूर्ण विकास तथा समृद्धि की प्रक्रिया में एक गंभीर बाधा रही है। अगली जो मुख्य असफलता है नियोजन की वो है पक्षपात वितरण, स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन। आर्थिक और सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, लेकिन विडंबना यह है कि नियोजन की अवधि के दौरान असमानता की समस्या बद से बदतर हो गई। आर्थिक तथा सामाजिक असमानता की समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसके कारण सरकार को मजबूर होकर समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की नौकरी के लिए आरक्षण का सहारा लेना पड़ा। यानी जो भेदभाव हो रहा था, जो असमानता बढ़ रही थी लोगों के बीच, उससे क्या करना पड़ा, सरकार को कमजोर वर्गों के लिए क्या करना पड़ा, आरक्षण की नीति लानी पड़ी, रिजर्वेशन लाना पड़ा, और ये भी एक असफलता है।